इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार दरोगा परीक्षा जो कि 18 जनवरी को हुआ था। इसमें फर्स्ट शिफ्ट है और इसका अगला वीडियो जो है सेकेंड शिफ्ट का आपको अपलोड कर दूंगा इसी चैनल पे, ठीक है। और ये सारे रियल एंड ऑथेंटिक है और थोड़ा सा डिटेल से है, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा बनेगा, आप लोग एक बार यानी कि 2 के स्पीड से भी देख सकते हो। तो चलिए, सबसे पहला सवाल कह रहा है कि एक सेकेंड रुक जाओ। चलो, किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है 21 वर्ष, पहले 21 वर्ष था, फिर 18 वर्ष कर दिया गया वोट देने की आयु को। तो ये हुआ था भाई 21 वर्ष से, यानी कि 1988 के जब 61वें संविधान संशोधन 28 मार्च को हुआ था। और ये प्रभावी कब से हो गया था? 1989 से, ठीक है। तो 61वें संविधान संशोधन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि अनुच्छेद जो 326 हुआ था, इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में बदलाव किया गया, जो कि लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के जो है चुनाव, ठीक है, चुनावों से संबंधित है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, ठीक है, ये 1976 में हुआ था। और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि मिनी संविधान भी कहा जाता है, जिसने संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े थे। अब देखो, 44वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1978 में हुआ था। और इसमें जो है 44वां में ही संपत्ति के अधिकार को, ठीक है, मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था और 300A में जोड़ दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। और यह हुआ था कि पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित था, और ये भाग 9 में जोड़ा गया था, भाग 9A, ठीक है। चलिए, अब अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC कौन है? ठीक है, यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया अभी कौन है? तो नाम उनका जो है राजकुमार गोयल है। वो पूर्व IAS अधिकारी भी रह चुके हैं। और उन्होंने शपथ जो लिया है 15 दिसंबर 2025 को, और किसके द्वारा शपथ दिलाया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, ठीक है। और हीरा लाल समारिया के बाद यह पद संभाला गया है। तो इसके पहले जो थे हीरा लाल समारिया थे, लेकिन अभी कब कह रहा है कि वर्तमान में कौन है? तो ये हो जाएगा राजकुमार गोयल, ठीक है। अगला सवाल है, केप ऑफ गुड होप, ये पढ़े होंगे अब, जब एंशियंट हिस्ट्री शुरू में ही पढ़ते होंगे। तो केप ऑफ गुड होप के रास्ते में जो है सबसे पहले देखो, बार्थोलोम्यू डियास, ठीक है, जो कि 1488 में की थी, जिन्होंने इससे पहले तूफानों का केप यानी कि कैबो दास टर्मेंटास नाम दिया था। और बाद में पुर्तगाल के राजा जॉन द्वितीय ने इसका नाम बदलकर केप ऑफ गुड होप रख दिया, क्योंकि देखो, क्योंकि यह जो है भारत के समुद्री मार्ग खुलने की उम्मीद जगाता था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कौन सा? बार्थोलोम्यू डायस। अगला सवाल है, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखो, द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसका नाम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस है, पूरा नाम है, ठीक है। प्रसिद्ध जो है स्कॉट के थे अर्थशास्त्री और दार्शनिक एडम स्मिथ द्वारा लिखा गया है। यह पुस्तक जो है पहली बार 9 मार्च कब हुआ था? 9 मार्च 1976 1776 को प्रकाशित हुआ था। और इसे आधुनिक अर्थशास्त्र की पहली बुनियादी कृति माना जाता है, ठीक है। तो ये एडम स्मिथ हो गया। अच्छा, कार्ल मार्क्स का जो बुक है, आप कमेंट में नाम बताओ, ठीक है। कह रहा है कि बिहार में हाजीपुर के पास गंगा नदी में कौन सी नदी आकर मिलती है? तो देखो, गंडक नदी जो है ना, गंडक नदी, ये नेपाल और बिहार में नारायणी और काली गंडक के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है नदी नेपाल के हिमालय से निकलती है और बिहार में हाजीपुर और सोनपुर जिला के बीच, जो कि गंगा नदी में विलीन हो जाता है। कहाँ पे? तो ध्यान दो कि नेपाल के हिमालय से निकलती है यहाँ पे सबसे पहले, और ये बिहार में वैशाली जिला और सारण जिला के बीच गंगा नदी में विलीन हो जाती है, ठीक है। और इस संगम स्थल को क्या कहते हैं? हरिहर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है भाई।
तो यहाँ पे आंसर तो हो जाएगा गंडक नदी। अब चलिए सोन नदी के बारे में जान लेते हैं। तो सोन नदी यह जो है दक्षिण की ओर से, यानी कि देखो जैसे कि बिहार है ये भाई, ठीक है। अब ये करा कि दक्षिण से ओर से आकर पटना के पास मनेर में गंगा से मिल जाती है, ठीक है। अब कोसी नदी है, इसे बिहार का शोक है और ये उत्तर से आता है। ये कटिहार जिले के कुर्सेला के पास से गंगा में मिलती है। पुनपुन नदी की बात करते हैं तो ये पटना जिले के फतुआ के पास गंगा नदी में आकर मिलती है, समझ गए। अच्छा, अगला सवाल क्या था कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना क्षेत्र के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो हिंदी के प्रसिद्ध राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को वर्ष 1972 में उनके प्रसिद्ध काव्य नाटक उर्वशी के लिए भारतीय साहित्य के सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और यह पुरस्कार पाने वाले दूसरे हिंदी लेखक थे। अच्छा, इसके पहले कौन थे? तो पहले थे सुमित्रा नंदन पंत थे। तो आंसर यहाँ पे उर्वशी के लिए हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला सवाल है, देखो अब यहाँ पे उर्वशी जो है के बारे में जानते हैं। यह एक काव्य नाटक है जो कि पौराणिक कथाओं पर आधारित है, जिसमें कि काम यानी कि प्रेम और आध्यात्मक यानी कि द्वंद्व को दर्शाया गया है। इस पुस्तक के लिए उन्होंने 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? तो 1959 में ही मिला था। कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी की बात करते हैं तो यह उनकी अत्यंत प्रभावशाली और लोकप्रिय रचनाएं हैं, लेकिन इनके लिए उन्हें ज्ञानपीठ नहीं मिला है। अच्छा, यहाँ पे रश्मि रथी और कुरुक्षेत्र भी किनके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है भाई। लेकिन उनको जो है इनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दोनों के लिए नहीं मिला है, लेकिन उर्वशी के लिए मिला था। अब पद्म भूषण की बात करते हैं तो भारत सरकार ने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 1959 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। अब साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है संस्कृत के 4 अध्याय के लिए भी, संस्कृत के अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो इसको इसके लिए क्या मिला है भाई? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। अच्छा, उनको पद्म भूषण कब मिला है? तो पद्म भूषण सॉरी भाई, पद्म भूषण यहाँ पे भी देखो 1959 में जो है इनको मिल चुका है। किनको मिल चुका है भाई? रामधारी सिंह दिनकर को तो 1959 में पद्म भूषण भी मिल चुका है, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है उर्वशी के लिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है संस्कृत के 4 अध्याय के लिए, और रश्मि रथी और कुरुक्षेत्र भी किनके द्वारा लिखा गया है? तो रामधारी सिंह दिनकर के लिए। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई थी? तो देखो ये अभी करेंट अफेयर्स के सवाल हैं और आयोजन जो हुआ 25 नवंबर से 12 दिसंबर 2024 के बीच में किया गया था, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ है भाई? सिंगापुर में हुआ था। खेल जगत में किसको भारत रत्न मिला है? तो देखो खेल जगत में अभी सचिन तेंदुलकर को, मतलब ये जो ऑप्शन दिया गया है उनके अनुसार एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2014 में मिला था और जिसने यह पुरस्कार पाने वाले पहले और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए थे। विश्वनाथ आनंद को ये चेस खेलते हैं, ठीक है, चेस मास्टर, ग्रैंड मास्टर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कपिल देव यानी कि इनका एक पुस्तक है, कौन सा है भाई बताओ, थोड़ा सा याद करो। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर भी कहे जाते हैं, ठीक है। और ये जो है 6 बार गोल्ड मेडल दिला चुके थे हॉकी में इंडिया को, ठीक है, आज़ादी के पहले ही। अच्छा, कपिल देव का अरे भाई ये सबसे पहले जो है इंडिया को वर्ल्ड कप दिलाए थे। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में डी गुकेश ने किसको हराकर खिताब जीता था? तो भारत के डी गुकेश ने चीन के डिंग लिरेन को, ठीक है, हराकर यह खिताब जीता और सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बन गया था। प्रोजेक्ट वर्षा के तहत 2026 में चालू होने वाले भारत के पहले समर्पित पनडुब्बी अड्डे का नाम क्या है? तो देखो प्रोजेक्ट वर्षा के तहत 2026 में चालू होने वाले भारत के पहले समर्पित पनडुब्बी अड्डे का नाम है INS वर्षा।
जो आंध्र प्रदेश में रामबिल्ली गांव के पास बन रहा है। यह भारतीय नौसेना के परमाणु पनडुब्बियों के लिए एक गुप्त और रणनीतिक ठिकाना है। अच्छा, इसका महत्व क्या है भाई प्रोजेक्ट वर्षा का? तो देखो, प्रोजेक्ट वर्षा जो है यह चीन की बढ़ती जो है समुद्री उपस्थिति का मुकाबला करने और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के समुद्री शक्ति को भी बढ़ावा में महत्वपूर्ण करने के लिए जो है ऐसा किया गया है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट वर्षा 2026 में चालू किया गया और ये भारत के समर्पित है। तो ये हो जाएगा INS वर्षा। ठीक है, अगला सवाल है, कंप्यूटर के संदर्भ में मैक्रो का अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूटर में मैक्रो का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन और कमांड का एक समूह है जिसे एक साथ रिकॉर्ड और सेव भी किया जाता है ताकि किसी दोहराए जाने वाले इंग्लिश में कह रहे हैं कार्य को एक क्लिक या शॉर्टकट से अपने ऑटोमेटिकली पूरा किया जा सके, जिससे समय बचता है और गलतियां भी कम होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, मैक्रो का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्शन प्रदान करना, कमांड प्रदान करना, जिसे कि एक साथ, है ना, यानी कि इस कार्य स्वचालित करने के लिए उपयोग किया जाता है, ऑटोमेटेड कार्य के लिए। तो आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, न्याय दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है, बताओ? तो हाँ देखो, महर्षि गौतमी। कौन सा हो जाएगा भाई? एक सेकेंड रुक जाओ। न्याय दर्शन पुस्तक के लेखक महर्षि गौतमी। महर्षि गौतमी न्याय दर्शन, जिसे न्याय सूत्र भी कहा जाता है, महर्षि गौतमी उन्हें अच्छवाद के नाम से जाना जाता है। न्याय दर्शन जो भारतीय दर्शन के 6 आस्तिक दर्शनों में यानी कि 6 दर्शन में से एक है। न्याय दर्शन जो है 6 दर्शन में से ही एक पार्ट है जो कि मुख्य रूप से लॉजिक और ज्ञान प्राप्त करने के साधनों पर आधारित है। देखो, महर्षि गौतमी जो प्रजापति गौतमी माँ थी ना भाई, हाँ, गौतम बुद्ध की सबसे पहले। ठीक है, आंसर तो ये हो जाएगा। अब चलिए अन्य दर्शन की बात कर लेते हैं और उनके लेखक। तो महर्षि कनाद, इन्होंने देखो वैश्विक रचना की थी, जी के एटम थ्योरी का वर्णन किया था। इसमें क्या किया था? तो एटम थ्योरी का वर्णन किया था, याद रखियो। ठीक है, अच्छा, पतंजलि, ये जो पतंजलि है जो योग दर्शन, ठीक है भाई, महर्षि पतंजलि योग दर्शन के मतलब योग दर्शन के किए थे। ठीक है, अच्छा, महर्षि कपिला, इन्होंने सांख्य दर्शन, महर्षि कपिला किस दर्शन को प्रतिपादन किए थे? तो सांख्य दर्शन का। समझ में आ गया भाई? अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के साक्षरता दर कितनी थी? तो देखो, सेंसस वाले सवाल आ रहे हैं, अभी भी आप लोग जो है पढ़ लेना। ठीक है, तो कुल साक्षरता दर 61.80% था, जिसमें कि मेल का जो है कितना था भाई? तो या फिर 71.20 कह सकते हो, या 70.32, और महिला यानी कि फीमेल का कितना था? तो 51.5%। अब इसमें बात करते हैं सर्वाधिक साक्षर जिला, बिहार का रोहतास जिला, यानी कि 73.37% के साथ राज्य का सबसे अधिक साक्षर जिला, और न्यूनतम साक्षर जिला पूर्णिया जिला के 51.08% के साथ राज्य का सबसे कम साक्षर बना था। तो देखो, न्यूनतम साक्षर जिला जो था कौन था भाई? तो पूर्णिया जिला था। ठीक है, ये 51.08% के साथ, और रोहतास जो था इसमें सबसे ज्यादा था। रोहतास का कितना था भाई? तो 73.37%। तो फिलहाल अभी कुछ पूछा है लिटरेसी रेट ऑफ बिहार, तो 61.80 हो जाएगा। कांगेरी घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये बस्तर छत्तीसगढ़ में है। इसकी स्थापना जो हुआ था, ठीक है, 1982 में हुआ था, और इसे राष्ट्रीय उद्यान के यानी कि राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया गया है। ठीक है, ये भी याद रखना। अगला सवाल है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे हर साल 23 अगस्त को मनाया जाता है। कारण भाई, तो चंद्रयान 3 के चंद्रमा के साउथ पोल पे जो है सफल सॉफ्ट लैंडिंग हुआ था 23 अगस्त 2023 को ही। और पहला उत्सव भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को मनाया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 23 अगस्त। भारत और फ्रांस अपनी साझेदारी के 60 वर्ष कीर्ष वर्ष में के रूप में मना रहे हैं। तो देखो, ये 60वीं वर्षगांठ जो है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन
भारत के 75वें गणतंत्र दिवस जनवरी 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। तो ये 2024 वाले हैं भाई। अच्छा, अब ये 2026 में जब सांस्कृतिक समझौता 1966 से 2026, भारत और फ्रांस जो है अपने सांस्कृतिक समझौते पर 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, ठीक है, 2026 में सांस्कृतिक आदान प्रदान और ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 के माध्यम से इसे मना रहा है। ठीक है। अंतरिक्ष सहयोग भी 1964 से 2024 में भारत और फ्रांस ने 60 वर्षों के अंतरिक्ष सहयोग भी पूरा कर लिया। रणनीतिक सहयोग भी 1998 से 2023 में भारत फ्रांस ने रणनीतिक साझेदारी भी 25 वर्ष पूरे कर लिए 2023 में। तो यहाँ पे पूछा है 60वीं वर्षगांठ जो बनाया है जनवरी 2024 में मनाया, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में हाला मोदी, ठीक है, कार्यक्रम के दौरान भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर 2024 के कुवैत के आधिकारिक यात्रा के दौरान हाला मोदी और कार्यक्रम में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया था, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? कुवैत आंसर। अगला सवाल है, जरावा जनजाति का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश या क्षेत्र से है? तो देखो भाई, जरावा जनजाति का संबंध भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से है, जो दक्षिण और मध्य अंडमान द्वीपों के घने जंगलों में रहती है और अपनी शिकारी संग्राहक जीवन शैली के लिए भी जाना जाता है। तो जरावा जनजाति जो है आंध्र प्रदेश यानी कि ये जो है अंडमान निकोबार, यहाँ पाया जाता है जरावा। और यहाँ न्यूजीलैंड जो है वहाँ पे एक आदिवासी रहता है, ठीक है। वहाँ पे दुनिया से कोई संपर्क नहीं रहता, अगर संपर्क करेगा तो उनका जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है कोई संपर्क करने की कोशिश भी नहीं करता, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। चलो, नगर निगम यानी कि शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में मोबाइल ऐप के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार जब 2025 जून में नगर निगम और शहरी स्थानीय चुनाव हो रहा था, तब मोबाइल आधारित ई वोटिंग जो है पहला राज्य बन गया था। प्रायोगिक शुरुआत, इसका सफल परीक्षण 28 जून 2025 को पटना, रोहतास और पूर्वी चंपारण जैसे नगर पालिका के चुनावों और उपचुनाव के दौरान देखा गया था। अब तकनीकी और सुरक्षा में देखो कि ई वोटिंग CBHR नामक ऐप के माध्यम से आयोजित किया गया था, जिसे CDAC और बिहार राज्य चुनाव आयोग द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसमें ब्लॉकचेन तकनीकी, चेहरे का पहचान और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग किया गया था, ठीक है भाई। अगला सवाल है, निम्न में से किसका संबंध इक्को मार्क से नहीं है? तो इक्को मार्क क्या है? इक्को मार्क भारत का एक स्वैच्छिक लेबलिंग योजना है, जिसे पर्यावरण के अनुकूल इको फ्रेंडली उत्पादों की पहचान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य है उपभोक्ताओं के उन उत्पादों को चुनने में मदद करना जो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाता है। तो इको मार्क का क्या मतलब हुआ? ये जो है लेबलिंग योजना है और पर्यावरण के अनुकूल इको फ्रेंडली उत्पादों के पहचान के लिए डिजाइन किया गया है, और उन उत्पादों को चुनना जो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं। तो पर्यावरण के लिए जो ये सही है, तो नोट रिलेटेड टू इको मार्क। तो इसकी स्थापना हुआ था कब? ये भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। या ऊपरी मिट्टी के बर्तन चिन्हित करता है, या निर्यात उन्मुख लेबल है। तो इसकी स्थापना कब हुआ था भाई? तो इसकी स्थापना 1991 में हुई थी, ये सही है। भारत सरकार द्वारा लॉन्च हुआ था और इसकी जो है एर्थन पोर्ट को चिन्हित करने के लिए किया गया है, और यह एक स्वैच्छिक है, न कि निर्यात उन्मुख लेवल है, ठीक है भाई। तो इको मार्क ये भारत का स्वैच्छिक लेवलिंग योजना है, ठीक है। तो आंसर इसमें पूछा है नहीं है, तो आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, 352, 356, 360 आर्टिकल को बताना है भाई। तो 352 जो है नेशनल इमरजेंसी के लिए है। तो 352 ये कह रहा है कि वित्तीय फिनेंशियल इमरजेंसी, तो ये गलत है ना भाई। यानी कि ये हो जाएगा क्या? 352 नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। 356 क्या कहता है? ये प्रेसिडेंट रूल कहता है। ये क्या कहता है? तो प्रेसिडेंट रूल।
और 360 कहता है क्या, फिनेंशियल इमरजेंसी। अब यहाँ पे देख लो कि फिनेंशियल इमरजेंसी कितना में दिया गया है, एक में दिया गया है, तो यानी कि तीन का क्या हो जाएगा, तीन का हो जाएगा एक। और आर्टिकल 356 जो है प्रेसिडेंट रूल देखो दे रहा है, दो का हो जाएगा तीन, तो बच गया कौन भाई, एक का हो जाएगा दो। तो यहाँ पे देख लो एक का दो, एक का दो इसमें भी है, इसमें भी, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब कह रहा है दो का तीन, दो का तीन इसमें है, इसमें नहीं है, काट देंगे, आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो यह जो है युद्ध और बाह्य आक्रमण सशस्त्र विद्रोह जब भारत में डर लगे, ठीक है, तो अब लगाया जाता है, और ये 3 बार लगाया जा चुका है नेशनल इमरजेंसी। एक तो 1962 में, दूसरा 1971 में, और तीसरा 1975 में। अब राष्ट्रपति शासन जो है किसी राज्य का जब कोई संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, यानी कि वहाँ का जब सीएम पीएम ये सब उनका जो है सिस्टम खत्म हो जाता है, तो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, जैसे कि मणिपुर में लगा हुआ है, अपने हाथ में ले लेती है। इसे अक्सर संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। वित्तीय आपातकाल, अच्छा, सबसे ज्यादा बार जो है मणिपुर में ही लग चुका है प्रेसिडेंट रूल। यदि भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो तो राष्ट्रपति इसे लागू कर सकता है, और भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। देखो 2019 के स्टार्टअप रैंकिंग 2019 के अनुसार कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला घोषित किया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में गुजरात को लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए जो राज्य के रूप में चुना गया है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। 2024 के चुनाव और राजनीतिक घटनाक्रम के बाद फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन बने, तो इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है भाई। अगला सवाल है डेटा गोपनीयता दिवस 2026 की थीम क्या थी। तो 26 से 30 जनवरी डेटा गोपनीयता दिवस, 28 जनवरी के लिए जो है नेशनल साइबर सुरक्षा अलायंस द्वारा घोषित आधिकारिक थीम अपने डेटा पर नियंत्रण रखे, यानी कि ओ टेक कंट्रोल ऑफ योर डाटा जो है थीम था। बेकिंग सोडा का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें नहीं किया जाता है। तो देखो जिप्सम एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र ये जिप्सम का होता है CaSO4 2H2O। ये कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइड है, इसका बेकिंग सोडा से कोई संबंध नहीं है, तो आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो है एंटा एसिड, सोडा एसिड और ब्रेक और केक ये सब जो है क्या है भाई, तो एसिड में उपयोग किया जाता है। हु इज द 26वें गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो संजय मल्होत्रा जो है 2024 में आरबीआई के गवर्नर नियुक्त किए गए हैं, तो कौन सा हो जाएगा, संजय मल्होत्रा। आध्यात्मिक और कल्याण शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। तो दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन ग्लोबल स्पिरिचुअल महोत्सव हैदराबाद 2025 में बाहरी इलाके स्थित कान्हा शांति वनम आयोजित में किया गया था। तो यहाँ पे वाराणसी कह सकते नहीं, हैदराबाद, ठीक है। अगला सवाल है स्थानांतरित शब्द का सही अंग्रेजी शब्द क्या होता है। तो ट्रांसफर्ड होता है भाई, तो ट्रांसफर्ड ये नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, ठीक है। कहा था सवाल कि कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कैप्टन विक्रम बत्रा 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान, अच्छा कैप्टन विक्रम बत्रा पे एक फिल्म बना था बताओ, और उसमें ये था वो था भाई, कायरा आडवाणी के पति का नाम क्या है बताओ, वही था, ठीक है। अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र के मरणोपरांत से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो कौन सा चक्र मिला था, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी। देखो प्रधानमंत्री जनधन योजना 15 अगस्त 2014 को लाल किले से किया गया था, लेकिन इस योजना का आधिकारिक तौर 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में लॉन्च किया गया। अब ये प्रधानमंत्री जनधन योजना था, सभी को एसबीआई मिनी में जो है अपना अपना खाता खुलवाना था, जीरो बैलेंस से खुला था, मैंने भी खुलवाया था लेकिन अब बंद पड़ा है, ठीक है, पैसा ही नहीं था, 2014 में ही खुलाया था भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 28 अगस्त 2014।
तो यानी हम लोगों ने 30 सवाल लगभग किए हैं, 30-31 सवाल, ठीक है, और उससे रिलेटेड डाटा फैक्ट चेक किए तो 50 सवाल हो ही गए, ठीक है भाई। तो इसका सेकेंड शिफ्ट जो है आप लोग इसी चैनल पे वेट कीजिए, अपलोड कर दूंगा इसी तरह से, इससे भी अच्छा से करूंगा उस बार, ठीक है, यानी कि पूरा डिटेल से। तो इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको? टेलीग्राम चैनल पे लिंक कर दूंगा। धन्यवाद।